पहले महाराष्ट्र की यवतमाळ जेल में खतीब सिद्दीकी का मर्डर हुआ है 8 तारीख को, फ्राइडे के दिन। ये दूसरा वाकया है जेल के अंदर। जो बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो टेररिज्म के, आतंकवाद के मुलजिम हैं, उनके जुर्म बंद हैं, उन पर दूसरा हमला है जेल के अंदर। पहला हमला आर्थर रोड जेल के अंदर वो जेलर स्वाति साठे ने पुलिस वालों के साथ मिलकर बहुत बुरी तरह किया था। वो मुंबई के ट्रेन के, औरंगाबाद के और मालेगांव के ब्लास्ट के अक्यूज थे और उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट में रिट हुई, केस चला और हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया स्वाति साठे के खिलाफ कार्रवाई करने में कहा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उस कार्रवाई पर रोक लगाया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जुल्म ज्यादती पर सरकार कार्रवाई न करे और जब परिवार के लोग या दूसरे लोग कोर्ट में जाए तो सरकार जालिम पुलिस वालों को, जिन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती किया था, उसके लिए कोर्ट में जाकर के जनता की गाली कमाई को खर्च करके उन जालिम पुलिस वाले, उस जालिम साथी को बचाने की कोशिश करते। उसका नतीजा यह हो गया कि अब एक पढ़ा लिखा लड़का खतीब सिद्दीकी, जिसको दिल्ली से यहाँ लाया गया था, और वो लड़का जो है 2010 से दिल्ली में बंद था। उसको जर्मन बेकरी का और दूसरा बेंगलोर की चिन्ना स्वामी स्टेडियम के जुर्म में इसको बंद किया गया। ये जेल में थे, पुलिस कस्टडी में नहीं थे, ये जुडिशियल कस्टडी में थे। जुडिशियल कस्टडी के अंदर मर्डर हुआ तो इंक्वायरी भी जुडिशियल कस्टडी में होना चाहिए, जुडिशियल होना चाहिए। मैं अदालत को से कहना चाहता हूं माध्यम से कि पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद जुडिशियल कस्टडी में आदमी आता है और जुडिशियल कस्टडी में अगर कुछ होता है तो इसमें जुडिशियल को इंटरफेयर करना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, अगर सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो जुडिशियल के निगरानी में होना चाहिए। जिस तरह से ईश्वरन जहां का केस और गुजरात के राइट का केस, गुजरात में बहुत सारे एनकाउंटर के केस जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें बहुत चीजें निकल के आ रही हैं। तो अगर ये जुडिशियल इसमें इंटरफेयर करेगी तो मुझे लगता है कि इंसाफ हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जेल के अंदर अंडा सेल में आदमी अकेले रहता है और ये हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। मैं लखनऊ में अभी हाई सिक्योरिटी जोन में जाना चाहता था, बहुत लोग हाई सिक्योरिटी जोन में कोई जा नहीं सकता। तो हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर अंडा सेल में दूसरे लोग पुलिस के गए मारे और मर्डर एक्सेप्ट किया गया, मर्डर हुआ, जबकि वहां सीसीटीवी लगा रहता है और उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे होती है। ये बहुत खतरनाक है लोग हैं, उनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। लोगों जेल के अंदर मर्डर हो रहा है और पूरा का पूरा प्रशासन जो जेल का है सो रहा है। ये कैसे हो सकता है? मुझे शक इस बात पे और जाता है कि कुछ ही दिनों पहले उसकी बीवी ने टेलीफोन पर बात किया था। मैंने अभी मैं उनके घर वालों से बात कर रहा था और बीवी से उसने कहा कि शायद ये हमारी आखिरी बातचीत, हमारी आखिरी मुलाकात है। और उस वक्त पुलिस वालों ने भी कहा था उससे कि 5 दिन में तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये भी बात आ रही, बहुत सारी ऐसी बातें आ रही। तो इसमें शक हो रहा है कि क्या प्रशासन पूरा मिला हुआ था। देखिए, यही चीज 92-93 के क्लास में जब लोग बम ब्लास्ट में छूट रहे थे, टाटा अदालत उनको जमानत दे रहा था, तो खुल करके कुछ माफिया हुआ कि अगर कोर्ट छोड़ देगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मुंबई में कई लोग मारे गए
मुझे याद है कि जब एक खान के अंदर एक खान करके लड़का जो छूट कर आया था, उसके जब उस पर गोली चली थी और बच गया था, वो कुर्सी उसी फेंक दिया, उससे तो बंदूक वाला भाग गया, उसको गोली लग गई थी पेट में और वो हॉस्पिटल में था। मैं इसको एम्बुलेंस में बिठा करके डॉक्टर के साथ दवाएं चलती हुई पूरी लेकर मैं गया था छगन भुजबल साहब के बंगले में, जब वो होम मिनिस्टर थे। साहब इसको जज ने छोड़ दिया है, बेल दे दिया, कोर्ट ने बेल दे दिया है, लेकिन एक आदमी अखबार में बयान देकर, टेलीविजन में बयान देकर के चैलेंज करके मार रहा है, उनको सिक्योरिटी दीजिए। तो नारायण राणे साहब उस वक्त जो थे शिवसेना के लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि भुजबल साहब के बंगले पर सीबी वालों का बहुत, ISI वालों का बहुत आना जाना है, यानी मुझे ISI में रखा। और उस पर भुजबल ने कोर्ट में केस भी डाला था, लेकिन बाद में जब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, जब दोनों मिल गए नारायण राणे और भुजबल, तो केस भी शायद विड्रॉ कर लिया। देखिए अभी इस केस में भी दो लड़के हैं, एक का नाम शरद, दूसरे का नाम भालेराव, दोनों मकोका के अक्यूज हैं जेल के अंदर। और वो डब्ल्यू सेठ मंदिर बम से उड़ाने का इल्जाम भी इस लड़के पर, कतील सिद्दीकी पर लगा दिया गया था, और उन सबों ने यही कह के मारा है कि ये आतंकवादी है, मंदिर पर बम मारने वाला, इसलिए इसको मर्डर कर रहे हैं खुलेआम। सरकार जिस पे चाहती है जो चाहे इल्जाम लगा देती है और प्रूव नहीं कर पाती। मिसबाउद्दीन अंसारी और दूसरा फहीम अंसारी, दो लोग निचली अदालत से छूटे हाई कोर्ट गए, वहां से छूटे अब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा सरकार से, सरकारी वकील से, कि आपने इनको गिरफ्तार इसलिए किया है कि इन्होंने हाथ से नक्शा बनाया था, ड्राइंग बनाई थी देश की, किसी कंट्री, किसी शहर की या देश की। आजकल जैसा आपने कहा कि ये पढ़े लिखे लड़के हैं, आजकल तो इंटरनेट पे सारे की सारी ड्राइंग मौजूद रहती है, तो इनको हाथ से बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? यानी उस एक ड्राइंग बनाने की वजह से आपने इनके इतना गंभीर केस लगा दिया, निचली अदालत से छूटते जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो। इस तरह से आज सरकार जो है, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार जो आज मुसलमानों पर इस तरह के आरोप लगा करके हिंदू और मुसलमान में ये नफरत पैदा कर रही है। किसी बस के अंदर कोई दाढ़ी वाला, पता नहीं प्रेस वाले जाते हैं, पता नहीं रिक्शे को डरते नहीं मालूम मुझे, और भाई बैठे हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी इनकी है, अजीज भाई की, मुझे मतलब ये जाते हैं बस में, किसी लोग डरते हैं नहीं डरते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी कोई दाढ़ी वाला किसी ट्रेन में घुसता है तो लोगों को ऐसा लगता है यार कहीं कोई बम तो नहीं लगने वाला है। और क्यों नहीं लगेगा? जब सरकार, IAS IPS बड़े बड़े लोग, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हो, तो लामाना आम जनता को तो इस बात की फिक्र होगी कि भाई मेरे ट्रेन के अंदर एक गाड़ी वाला आ रहा है, कहीं सारा कोई बम तो नहीं लग देगा। तो ये नफरत पैदा की जाएगी। मैं इसके ऊपर मैं सीधे सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं कि इस तरह से नफरत पैदा करके आपको जब नाकामी होती है या आप किसी को बचाना चाहते हैं तो किसी के सर इल्जाम लगाकर एक अच्छे खासे लड़के को आप लोगों ने नफरत के बदौलत उसको मरवा दिया। CCTV होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी एक लड़का जो उस बैरिक में घुसता है, जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जाकर के उसको गला दबा करके मार देते हैं, ये मजाक हो गया है। मैं कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर रहने का कोई अधिकार नहीं है, बहुत हो गया, ये कुर्सी छीन लेना चाहिए इनसे और कोई इंसान पसंद इंसान को वहां बिठाना चाहिए। मैं रोजाना देख रहा हूं कुछ ना कुछ। आज महाराष्ट्र की जेलों में अंडर ट्रायल जो लड़के हैं जिन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा हुआ है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके लिए मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज और हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन अंडर ट्रायल जो भी अक्यूज हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए आप कोई अलग इंतजाम कीजिए, वरना ये नफरत पैदा हो रही है और इस तरह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मेरी मांग है ये कि सीबीआई इंक्वायरी अगर हो रही है इसकी जो ये कह रहे हैं कि स्टेट सीआईडी या महाराष्ट्र की सरकार के अंदर में कोई चीज हो, ये बिल्कुल गंवारा नहीं है। हमें बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के किसी भी इस कदम का हमें कहीं से भी भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि हमारे सामने दूध का दूध पानी का पानी है। मालेगांव के लोग जब पकड़े गए थे तो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और मुसलमान पकड़ा गया था, और उसके बाद सारे पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही थी। पुलिस लोगों ने बहुत अपील किया, दिल्ली और मुंबई तक भाग दौड़ किया लोगों ने। मैंने पार्लियामेंट में इस बात को बार बार उठाया था कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, तो सरकार सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग गई थी और सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई। तो सीबीआई इंक्वायरी ने बिपनी मालेगांव के लोगों को दोषी ठहराया जिनको पुलिस ने ठहराया था। लेकिन जब असीमानंद का स्टेटमेंट आ गया तो फिर एसआईटी बनाई गई और एसआईटी ने उनको बेकसूर साबित कर दिया। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से और सीबीआई से पूछूं कि मैं आपको सही मानूं या एसआईटी को सही मानूं? सही किसको माना जाए? सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि एसआईटी सही है क्योंकि बम ब्लास्ट मस्जिद पे हुआ था और मरे मुसलमान थे और पकड़े भी गए मुसलमान। इसलिए मुझे लगता है कि एसआईटी ने कुछ सही काम किया असीमानंद के स्टेटमेंट के बाद। तो महाराष्ट्र सरकार अगर कोई स्टेट सीआईडी या किसी और पुलिस अफसर से किसी से इंक्वायरी करवाती है तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जीरो होगा। इसके पहले नांदेड़ के ब्लास्ट के अंदर भी सीबीआई की इंक्वायरी करवाई गई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ आज तक। और मैं एक बात बहुत सख्ती से कहना चाहता हूँ सरकार से, सारे जिम्मेदार अदालत से कहना चाहता हूँ कि जो भी कमीशन की रिपोर्ट आएगी वो एफआईआर मानना चाहिए, न कि फिर हमें भीख मांगना चाहिए कि भाई इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। कमीशन या तो बिठाना बंद कर दो, और कमीशन बिठाया जाएगा तो पूरे कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी वो एफआईआर समझ करके उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, जो बिल्कुल हो नहीं रहा है। लोगों के गम और गुस्सा को कम करने के लिए फौरी तौर पर लोगों को ये दिखाने के लिए हमने कमीशन बिठा दिया है और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, इसका मतलब जीरो है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अभी सीमी पे ट्राइब्यूनल 3 दिन औरंगाबाद में था और अब आज से मुंबई में शुरू हुआ 3 दिन का। हर 2 साल में ये होता है, बैंड बढ़ाया जाता है और जब सीमी का नाम आता है और इसकी जो है बैंड की तारीख आती है, कोर्ट में मुकदमा चलता है तो कोई भी ऐसा वाकया होता है। मुझे लगता है कि जानबूझकर भी कुछ अदालतों को गुमराह करने के लिए जनता के बीच कुछ ऐसी चीजें लाई जा रही है कि इस तरह का वावेला खड़ा हो और सीमी के ऊपर बैंड लागू रहे। महाराष्ट्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सीमी का बैंड तो बार बार लगा रहे हो, लेकिन अभिनव भारत, सनातन संस्था, हिंदू जनजागरण समिति, बजरंग दल, आरएसएस, जिनके लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया और 10-10 साल की सजाएं भी कई जगह हो चुकी है, उन पे बैन कब लगेगा और क्यों नहीं लगेगा? सीमी पर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपने बैन लगा दिया, लेकिन अभी तक दूसरी तंजीमें जो नफरत फैला रही है उनके ऊपर बैन नहीं लग रहा है। तो इंसाफ कहाँ है देश के अंदर? मैं देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आज मैं मजबूर होकर इंसाफ की गुहार करना चाहता हूँ कि आज इंसाफ देश में खत्म होता जा रहा है। खासतौर से महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग लगातार मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर पकड़कर देश में एक नफरत की हवा पैदा कर रहे हैं। आज 10-10 साल से लोग जेल में पड़े हुए। अभी रिपोर्ट आई थी कि जेल के अंदर 34 तकरीबन 35% मुसलमान जेलों में बंद है। 5-10 साल से बंद है, उनका केस भी नहीं चल रहा है। तो इस पे सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। कम से कम अदालत अगर इसको नोट ले, इस पे कोई कड़ा कदम उठाए तो शायद इंसाफ हो सके।
दूसरी चीज है, मेरा एक मुद्दा था, दूसरा मुद्दा मेरा पॉलिटिकल है। क्या भिवंडी में इलेक्शन हुआ मेयर का, जिस दिन से भिवंडी का इलेक्शन खत्म हुआ, मैं उसी दिन से मेरी कांग्रेस से बात चल रही, क्योंकि हम कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करते। परंतु बीजेपी शिवसेना के मुकाबले में मेरे पास 18 सीट आई जीत करके, कांग्रेस के पास 26 सीट जीत के आई, शिवसेना के पास भी 16 सीट जीत के आई। तो मैं शिवसेना के साथ जाकर मेयर तो बना नहीं सकता। मैंने कांग्रेस से बात किया, बल्कि मैंने क्या बात किया, कांग्रेस ने मुझसे बात किया कि आप मेयर बना दो। मैंने कहा आप जो है, मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, आप 5 साल मेयर रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप लोग धोखेबाज हैं। पिछली बार आप छोटी पार्टी थे, मैं बड़ी पार्टी, और मैंने कहा था कि मुझे मेयर बनाने दीजिए, तो आपने खुलकर कहा था कि हमें दिल्ली से सोनिया गांधी जी का समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन करने का मना किया हुआ है। मर गई वो पार्टी तो जिंदा नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि शिवसेना बना नहीं ले रहे, मैं सबसे बड़ी पार्टी भिवंडी में होने के बाद भी मैंने कांग्रेस भिवंडी विकास अघाड़ी के लीडरों के साथ बैठ करके मैंने शायद पहली बार 100 रुपए का एग्रीमेंट किया, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, कि ठीक है, शिवसेना को रोकने के लिए मैं जहर का घूंट पी लेता हूँ और आप लोगों को 2.5 साल तक मेयर बना देता हूँ। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, आपने वादा किया कि 2.5 साल के बाद आप मेरा मेयर बनाएंगे, तो मुझे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर लिख के दीजिए। मेरे पास आज भी लिख के रखा हुआ है। दोनों लीडरों ने, कांग्रेस के लीडर ने और भिवंडी विकास अघाड़ी के लीडर ने, दोनों ने सिग्नेचर करके दिया। 2.5 साल तक कैसे कैसे हमने खींचा। 2.5 साल जब आगे खत्म हो गया तो ये लोग हमारे से हमको नहीं बनाया, इन्होंने जाकर के शिवसेना के साथ फिर 2.5 साल चला दिया। हम अपोजिशन में बैठे रहे, फिर इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन लड़े, और अब की बार भिवंडी विकास अघाड़ी और कांग्रेस दोनों एक साथ हो गई। भिवंडी विकास अघाड़ी के लोगों ने अपने सिंबल में इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि कांग्रेस के सिंबल लेकर इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस की 26 सीट आ गई। हमने पिछली बार हम बड़ी पार्टी थे, फिर भी हम नहीं बनाए, और अब की बार ये बड़े थे तो हमने इनको कहा भी आप बना दो। सुरेश टावरे जो इनके एमपी हैं, उन्होंने लेटर लिखा इनके प्रेसिडेंट मानिकराव ठाकरे को, चीफ मिनिस्टर को, कि साहब शोएब गुड्डू जो है कांग्रेस के, वो शिवसेना के साथ मिलकर मेयर बनना चाहते हैं, पार्टी डुबा देंगे, इनको हटाइए यहां से। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैंने मोहन प्रकाश जी से बात किया, मैंने यहाँ मानिकराव ठाकरे से बात किया, मैं इनके घर चलकर गया पहली बार लाइफ में, शायद एक बार, जसलोक के पास रहते हैं ये। मैंने सीएम से बात किया। हमारा एक वसूल है कि पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियां खुलेआम जो नफरत करती हैं, देश के अंदर नफरत के नाम पर बांटती हैं, वो सत्ता में ना आने पाए। मैंने सीएम से बात किया, बार बार बात किया, लेकिन सीएम साहब जो है हमारी किसी बात पर, हमारी सिर्फ एक ही बात, हमारी एक ही शर्त थी। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, मैं ना पैसे का लेन देन करता हूँ, ना मैं पोस्ट। मैंने कहा था कि भिवंडी, अगर आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना को रोकना है, तो भिवंडी की जो 2 एमएलए की सीट है, जहां आप 3 नंबर पर आते हैं, मैं अब की बार में दोनों सीट जीत कर आया था। मैंने एक सीट छोड़ दिया और मैंने वहां से फरहान को इलेक्शन लड़ाया, तो आप लोगों ने ला करके एक मुजफ्फर हुसैन को खड़ा कर दिया, और आप सीएम और सब लोग लग गए। और समाजवादी पार्टी का वसूल है कि हमारा सीएम या हमारा बड़े लीडर कभी भी बाई इलेक्शन में कंपेन करने नहीं जाते। आप लोग बहुत छोटे नेता हो। मेरा यूपी के अंदर मेरी पार्टी के बड़े नेता कभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में नहीं जाते, लेकिन आप लोग लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी सीएम को और बड़े मंत्रियों को भेजते हो। तो आपने मुझे वहां से 1600 से हरा दिया। कांग्रेस 10,000 वोट से पीछे रही और शिवसेना जीत गई। तो अगली बार भी यही होना है। जब मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा, मेरी पार्टी से मैं किसी तगड़े आदमी को लड़ाऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी कभी जीतती नहीं वहां पर, जब तक समाजवादी पार्टी वहां लड़ेगी। ये पक्की बात है। हाँ, आप बहुत मेहनत करोगे तो शिवसेना जीत सकती है, मैं भी हार सकता हूँ।
तो मुझे 2 सीट असेंबली की वहां लड़ने के लिए दीजिए, आप अभी वादा कर दीजिए, मैं आपको 5 साल तक मेयर बनाने को तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी किसी हद तक तैयार नहीं। मैंने कहा पार्लियामेंट की सीट भी आप लड़िएगा, मैं आपको मदद करूंगा। कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। कांग्रेस ने खुल करके शिवसेना के साथ हाथ मिलाया। अब एक बात और मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो कांग्रेस का एक ही मुद्दा होता है कि वोटों का बंटवारा होगा तो शिवसेना जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए वोटों का बंटवारा मत करो। परंतु अब कांग्रेस पार्टी इसी इलेक्शन में कई जगहों पर खुलकर शिवसेना के साथ जा चुकी है और आज के दिन हाउस के अंदर कांग्रेस और शिवसेना ने एक साथ खड़े होकर के मेयर का चुनाव लड़ा और कांग्रेस और शिवसेना हार गई। समाजवादी पार्टी ने कोणार्क विकास अघाड़ी को सपोर्ट किया था और कोणार्क अघाड़ी हमने इसलिए सपोर्ट किया, हम अपना मेयर बना सकते थे, परंतु हम बीजेपी की मदद से अपना मेयर नहीं बनाएंगे, हम शिवसेना की मदद से अपना मेयर नहीं बनाएंगे। हम कांग्रेस की मदद से अपना मेयर बना सकते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा ये वस्तु हमारे नेता ने बना कर रखा। आप पूछेंगे खुद मेरे पास का जवाब नहीं है। नेता जो कह देगा वो ये कर रहा है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। मैं आज ही नेताजी को खत लिखूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी जो शिवसेना के साथ जा रही है, बीजेपी के साथ जा रही है, आप दिल्ली में उस पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मैं कहूंगा कि अपने आप को वो सेक्युलर पार्टी जो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कहलाती है, वो सेक्युलर नहीं है। वो खुलेआम शिवसेना के साथ आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ शिवसेना के साथ जाकर आज मेयर के लिए हाथ उठाकर दोनों ने एक साथ इलेक्शन लड़ा, परंतु कांग्रेस में टूट फूट बहुत होती है, इसके कुछ लोग भाग गए और आज हमने जिसको सपोर्ट किया था, हम मेयर तो नहीं बना सके अपना, लेकिन हमने जिसको सपोर्ट किया था उसका मेयर आज बन गया वहां पर और कांग्रेस शिवसेना हार गई। आजमी जी, ये कतिल सिद्दीकी वाले मल्टीपल सवाल जी, आपको लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे जेल अथॉरिटी या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका हाथ है? इनके परिवार वालों का क्या आरोप, आपकी जो बात हुई इसके ऊपर? देखिए, परिवार वाले कह रहे हैं कि बच्चे ने 5 दिन पहले ही कहा था, 5 या 6 दिन पहले टेलीफोन पर बीवी से बात हो रही थी, जेल में शायद फोन आया था उसका, तो कहा उसने, लड़के ने कहा मैं अभी बात कर रहा था, आप नंबर ले लीजिए, आप भी बात कर लीजिए, कि शायद ये हमारी आखिरी बातचीत, आखिरी मुलाकात, लड़के ने कहा। और ये भी कहा था जब टेलीफोन कर गया था पुलिस वकील ने कहा 5 दिन में तुमको मालूम पड़ेगा। ये बात वहां से आ रही है। अब मैं जुडिशियल कस्टडी में रखना मतलब कि पूरी की पूरी जेल, पूरी की पूरी कोर्ट की जवाबदारी, जज साहब की जवाबदारी के अंदर वो आदमी जेल में था। अभी तक सजा नहीं हुई थी, सजा होने के बाद भी कोई जान से मार नहीं सकता, लेकिन उसको मार दिया गया। उसके पास कोई आदमी नहीं थे, उसको कोई बचाने वाले नहीं थे, वो अकेला था वहां पर, उसको 2 लोगों ने आकर गले मारा, तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसी की होती जिसके घर में था वो। तो जेल में था, जेल और जेल अथॉरिटी जहाँ CCTV लगा हुआ है, 24 घंटे मॉनिटरिंग किया जाता है और एक हाई अलर्ट जो है अपना बैरिक जिसके अंदर कोई जा नहीं सकता, वहां घुस करके 2 लोग मार गए। तो मैं क्या, कोई भी आदमी ये कहेगा कि साहब इसमें पूरा का पूरा जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है, उनको अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। आपकी डिमांड क्या, अभी तक आपने पुलिस में डिमांड नहीं, मैंने कहा ना डिमांड पूरी नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या? मैंने डिमांड कहा ना, मैंने अगला कदम क्या होगा, मैं इस हिसाब जनता के बीच में ले जाकर बातें उठाते रहूंगा। कोर्ट में तो वकील लड़ रहा, उनका वकील है दिल्ली के अंदर वर्मा का, वो लड़ रहा है इस केस को। अब ऐसा है कि मेरी डिमांड है कि 25 लाख रुपया उसके परिवार को तुरंत मिलना चाहिए। दूसरी मेरी डिमांड है कि CBI की इंक्वायरी अगर होती है तो ये अदालत के निगरानी में होना चाहिए और अदालत को ही फैसला करना चाहिए कि कौन सी पुलिस या चीफ मिनिस्टर को ये फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल को है, कोर्ट को है, क्योंकि कोर्ट के अंडर में ये बंद था, ये उनका एक्यूज था, उनको इसका फैसला करना है कि कैसे दूध पानी का काम है। तो आप अदालत का रुख करेंगे जनता के बीच जाके? मैं अदालत नहीं, मैं अदालत से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अदालत इसका फैसला करे कि अगर CBI इंक्वायरी होती है तो अदालत की निगरानी में हो, जैसे गुजरात में बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर्स की इंक्वायरी चल रही, उसी तरह होना चाहिए। मैं कोर्ट भी जा रहा हूँ, मैं जनता के बीच में महाराष्ट्र सरकार की सांप्रदायिकता को उजागर करूंगा ताकि इस सरकार को दोबारा सत्ता में लाने न पाए। आपने एक इंसिडेंट बताया 93 का, जो लास्ट के लोग बाहर के जमाने में उन्हें मारा जा रहा था किसी गैंग माफिया की जरिए। आपको लगता है कि इस हत्याकांड में इसी माफिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि
पहली बार धमकियां आ चुकी है। माफिया का हाथ हुआ जब दो लड़कों इतने दिलेरी से कह रही है, इतने बड़े ये हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने मारा है, इसलिए मारा है कि मंदिर पर ये बम मारा था, अभी प्रूव नहीं हुआ है, कोर्ट में है, वो है, जेल के अंदर है, बंद है। अगर उसने बम मारा है तो उसको सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, परंतु उसके पहले जैसे ख्वाजा यूनुस को मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया और इस सरकार ने उसको बचा दिया। सरकार ने बचाया ख्वाजा यूनुस को मारने वालों को। 14 आदमी का नाम दिया था सीआईडी ने इंक्वायरी के बाद, इन्होंने 4 पर मुकदमा चलाया। तो मतलब क्या इसका होता है, इन्होंने स्वाति साठे के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हुआ, इन्होंने बचाया उसको, तो हम कैसे मानेंगे सरकार जो इंसाफ करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोर्ट को इसके अंदर बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी लोग बंद हैं उनकी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है।